नमस्कार बच्चों, सीए इंटर पेपर 2 लॉज ऑन आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर फॉर मई 2022। देखिए बेटा, इससे रिलेटेड जब मेरा पार्ट 1 लेक्चर था वहां मैंने आपसे जिक्र किया कंपनीज की अमेंडमेंट्स एंड केस स्टडी प्लस एमसीक्यू के ऊपर। तो आज हम इस पार्ट 2 में जिक्र करेंगे कंपनी लॉ से रिलेटेड जो आरटीपी में प्रश्न दिए गए हैं। कुछ बढ़िया प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से पहला प्रश्न मैं काफी अच्छा मानता हूं। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा लिस्टेड कंपनी और उसके साथ ही उन्होंने लिंक किया है सब्सिडरी एंड होल्डिंग का कंसेप्ट। तो पहला प्रश्न कहता है फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटीज। कुछ सिक्योरिटीज हैं डिफरेंट कंपनीज ने इशू किए और बड़ा क्लियरली लिखा है ये कंपनीज क्या है, रिलेटेड विद ईच अदर है। कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। पहली बात, 3 कंपनियों का नाम आपके स्क्रीन पे है। पहला क्लेश रहित कह लीजिए चाहे। देन दूसरी का नाम आपको दे रखा है इंद्रिया दमन। तीसरी का सजगता प्राइवेट लिमिटेड। ये तीसरी प्राइवेट है, बाकी आपको दोनों लिमिटेड पब्लिक कंपनियां नजर आ रही हैं। तो देखिए बताया गया है पहली कंपनी क्लेश रहित ने क्या किया है, लिस्टेड है। क्या इशू किया है इसने, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। किस पे इशू किए हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे एज पर सेबी रेगुलेशन। जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 52 लिस्टेड कंपनी पढ़ते हैं, वहां क्लियर कहते हैं अगर आपने नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे सेबी रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपने इशू किए हैं, हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। और साफ लिखा है इस कंपनी के पास पावर है, अपॉइंट कर सकती है 2/3 का मतलब है मेजॉरिटी से ज्यादा 50% से डायरेक्टर। कौन सी कंपनी में, इंद्रिया दमन में। तो देखिए हम सेक्शन 2 क्लॉज 87 में पढ़ते हैं सब्सिडरी कैसे बनती है, या तो मोर देन आपके पास 50% वोटिंग राइट हो, या आपके पास पावर हो किसी कंपनी के डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करने के लिए, जिसका मतलब है मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर। तो अंडरस्टूड हो गया, ये कंपनी इन दोनों में एक रिलेशन बन गया। ये बन गई होल्डिंग कंपनी, ये क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई। नंबर 2, इंद्रिया दमन से रिलेटेड भी बताया गया है कि वो भी एक लिस्टेड कंपनी है और उसने भी इशू किए हैं, क्या इशू किए हैं, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एज पर सेबी रेगुलेशन। ये भी हम क्लियरली पढ़ के आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 52 में, अगर आपने डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट पे जारी की है, हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। देन बताया गया है इसके पास 60% वोटिंग पावर है, किसके, सजगता प्राइवेट लिमिटेड के। तो डैट मीन 60% है तो मोर देन 50% हो गया। तो यहां पे भी आपका रिलेशनशिप बन गया होल्डिंग सब्सिडरी का। तो ये रिलेशनशिप इन दोनों में बन गया। ये क्या बन गई, होल्डिंग बन गई, और नेचुरल है ये बन गई सब्सिडरी। अब एक चीज और याद कीजिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में हम पढ़ते हैं सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी। जैसे यहां पे ये सब्सिडरी है क्लेश रहित की और इंद्रिया दमन की ये सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी बिकम्स व्हाट, डीम्ड सब्सिडरी। तो यहां पे भी इन दोनों में एक रिलेशन क्रिएट हो गया डीम्ड सब्सिडरी का। क्लेश रहित होल्डिंग बनी, सजगता सब्सिडरी बन गई। देन कहता है सजगता चाहे एक प्राइवेट कंपनी है, ध्यान दीजिए, कहता लिस्टेड है, क्या जारी किए हैं, वही डेट सिक्योरिटी प्राइवेट प्लेसमेंट पे सेबी रेगुलेशन पे। अगेन हम सेक्शन 2 क्लॉज 52 में कहते हैं हम इसे लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे अगर ये जारी किए गए हैं। और कहा गया है ये कंपनी होल्ड कर रही है 52% इक्विटी शेयर्स, किसमें, प्रतिबोध, एक चौथी कंपनी है। तो देखा जाए 52% है तो मोर देन 50% हो गए, तो प्रतिबोध इसकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी। लेकिन साफ लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ, क्यों लिए शेयर्स, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी। आपके पास उसके शेयर हैं, क्यों है, इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी। तो ध्यान दीजिए सेक्शन 2 क्लॉज 87 रेड विद सेक्शन नंबर 19, हम ये साफ पढ़ते हैं कि अगर आपके पास शेयर फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, क्योंकि ये एमसी का एक सर्कुलर है कि अगर आपके पास शेयर्स फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, अगर जिसका मतलब है विश्वास का रिश्ता है, आप ट्रस्टी हैं, तो ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा, हम आपको होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं लेके चलेंगे। अब प्रश्न क्या है, कहता है इक्विटी शेयर जारी किए हैं क्लेश रहित ने और इंद्रिया दमन ने भी, आर नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द रेगुलेटरी स्टॉक एक्सचेंज। इक्विटी शेयर अगर आपके लिस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर लिस्टेड हो ना आपके हिंदुस्तान में तो आप लिस्टेड कंपनी बन जाते हो। तो कहता आपने ऐसे नहीं किया, तो ठीक है आप अनलिस्टेड ही हो। कहते इन द कॉन्टेक्स्ट, अब हमें बताइए वेदर द अफोरसेड कंपनीज कैन बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड। तो मैंने जवाब दे दिया नहीं।
एक प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, कहता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ, वो भी मैंने बता दिया क्या रिश्ता है। अब आंसर में आप देख सकते हैं, तो वही उसने सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 रेड विद रूल नंबर 2A, किसका, द कंपनी स्पेसिफिकेशन और डेफिनेशन डिटेल रूल्स में ही ये चीजें बताई गई थी जो मैंने आपको बताई हैं, ये डेट सिक्योरिटी वाली या प्रेफरेंस शेयर वाली, कि हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो लॉ मैंने आपको पहले बता दिया, उसके हिसाब से चाहे आंसर देख लीजिए। यही कहा गया, क्लेश रहित नहीं मानेंगे लिस्टेड, इंदिरा दमन नहीं मानेंगे लिस्टेड, सजगता प्राइवेट लिमिटेड नहीं मानेंगे लिस्टेड। और दूसरी बात, ये होल्डिंग की डेफिनेशन 46 में 87 में सब्सिडरी की दी गई है, क्योंकि ये भी पूछा गया था इनके अंदर रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखिए इसके अंदर हम 4 एक्सप्लेनेशन पढ़ते होते हैं कि भाई उसके अंदर ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, ये एक्सप्लेनेशन बी के अंदर आता है। और दूसरा है ये सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, जिसे हम क्लॉज ए में पढ़ते हैं, डीम्ड सब्सिडरी, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। तो उसी के ऊपर ये आंसर दिए गए हैं क्लेश रहित एंड इंद्र दमन में, कि ये सब्सिडरी वाला है, और इंद्र दमन एंड सजगता में भी सब्सिडरी वाला है। क्लेश रहित एंड सजगता में भी देखिए मैंने आपको साफ कहा था कि ये भी क्या है, सब्सिडरी वाला इनका रिलेशन है। और देन क्योंकि ये डीम्ड सब्सिडरी वाला लॉजिक मैंने लॉ दिया था। सजगता और प्रतिबोध में मैंने कहा था नहीं लगेगा, वजह क्या है, ये देखिए एमसीए का सर्कुलर आया हुआ कि अगर आपने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स ले रखे हैं तो ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको बताया गया है, आप एक पब्लिक कंपनी है अभियोगिक लिमिटेड, नाम बताया गया है, आपके 1000 मेंबर्स हैं और आपकी पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ रुपए की, और आप एजीएम कर रहे हो। एजीएम की डेट इंपॉर्टेंट है 21 अगस्त 2022 को। और हुआ क्या, कंपनी को नोटिस मिला है 2 जुलाई को, ध्यान दीजिएगा 2 जुलाई को नोटिस मिला है। आप इन दोनों एजीएम से पहले इसका टाइम पीरियड अगर आप मोटा मोटा देखेंगे, जुलाई का महीना 31 का होता है, अगस्त का भी 31 का होता है। तो 30 एंड 21 को एजीएम है, तो सीधा सीधा हमें 50 दिन तो दिख ही रहे हैं कि गैप है, अच्छा खासा गैप है। ये गैप काम आएगा हमें बाद में पढ़ते समय। ये नोटिस दिया 60 मेंबर्स ने जिनके पास 7 लाख रुपए की एग्रीगेट में पेड अप कैपिटल है। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 115, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक स्पेशल नोटिस दे सकते हैं, मेंबर दे सकते हैं कंपनी को 4 कार्यों के लिए। 2 कार्य ऑडिटर से रिलेटेड होते हैं कि भाई साहब इसको रीअपॉइंट नहीं करना, किसी और को लाना है, या डायरेक्टर को निकालना है, या उसकी जगह कोई और लेके आना है, राइट। उसके लिए स्पेशल नोटिस हम पढ़ते हैं कि या तो होल्डर ऑफ 1% वोटिंग राइट हो, या कम से कम 5 लाख रुपए की आपके पास पेड अप कैपिटल हो। 7 लाख कंपेयर्ड विद 1 करोड़, तो आप देखिए ये लिमिट बन जाती है 7%। तो ये एक वैलिड स्पेशल नोटिस है। और इसी 115 में हम ये भी पढ़ते हैं कि ये नोटिस देना पड़ता है एजीएम से 14 दिन कम से कम पहले होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने दिन पहले हो सकता है, 3 महीने। तो देखिए 14 दिन पहले तो है ही है, क्योंकि 85 दिन बन रहे हैं, और 3 महीने से ज्यादा और पहले नहीं होना चाहिए, वो भी सेट बैठ रहा। तो ये क्या करना चाहते हैं कि रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि एजीएम में फॉर अपॉइंटिंग वैद्य एंड कंपनी को ऑडिटर बनाइए 22-23 ऑनवर्ड से, इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर चिपाल एंड कंपनी, जिसका ओरिजिनल अपॉइंटेड टेन्योर है 5 साल के लिए, और जिसका अभी तक सिर्फ 4 साल ही कंप्लीट हुए हैं। तो आपने एक स्पेशल नोटिस जारी कर दिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल से प्लीज टेक गुड केयर, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से पहले कोई पास्ट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, स्टार डाल रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि चाहे 4 साल अभी कंप्लीट हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए हर साल एजीएम में 4 काम ऑर्डिनरी होते हैं, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नो डाउट वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये अभी 4 साल कंप्लीट हुए हैं। कहता ये नोटिस कंपनी को भेजा गया, कंपनी ने फर्दर अपने ऑडिटर को दे दिया, जो कि उन्हें देना भी पड़ता है। ये हम कहां पढ़ के आते हैं, देखिए हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 में, जब हम ऑडिटर का रिमूवल पढ़ते होते हैं बाय स्पेशल नोटिस वाला, ये वो वाला है, ताकि which gave its representation in writing to the company along with the request for notification to the members। और 140 में राइट क्या होता है ऑडिटर का, वो अपनी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकता है ताकि कंपनी आगे मेंबर्स को दे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। क्यों? क्योंकि ये मिली है कंपनी को नोटिस से 3 दिन पहले। तो हम एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं कि कंपनी को जरूरी नहीं है ऐसा भेजे वो, लेकिन वहां पे ऑडिटर को एक राइट मिल जाता है कि वो एजीएम में टू बी हर्ड, वो मतलब अपनी बात रख सकता है, ऑरली बात रख सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछा गया, आंसर दीजिए। वेदर द सेड नोटिस वाज गिवन बाय एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स, वो मैंने 115 की लिमिट आपको बता दी थी, बिल्कुल ठीक है। टाइम पीरियड भी मैंने बिल्कुल ठीक बताया था आपको। वेदर द कंपनी वाज बाउंड टू सेंड टू इट्स मेंबर्स सच रिप्रेजेंटेशन, हाँ देनी पड़ती है, लेकिन मैंने कहा एक्सेप्शन है कि अगर रिसीव टू लेट है, देन इन सच केस ये पूछा गया व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी। तो इसमें जैसे मैंने कहा उसको एक राइट मिल जाएगा बोलने का, और कंपनी को
एक दो चीज और हैं जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात 140(4) आप कोट करेंगे रेड विद स्पेशल नोटिस, जो मैंने 115 वाला आपको बता दिया, राइट। 1% वोटिंग राइट या 5 लाख की पेड अप कैपिटल भी आपको बताई। तो यहाँ पे और ये टाइम पीरियड आ गया कि नॉट अर्लियर देन 3 महीने बट एटलीस्ट 24 दिन बिफोर द मीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रॉपर कंप्लायंस आप करके देंगे। 7 लाख 1 करोड़ का भाई 7% है, 5% 5 लाख की चाहिए। तो यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है, तो हम कहेंगे ये सब कुछ ठीक हो गया। अब 140(4) क्या कहता है कि अगर आप ऑडिटर साहब को इस तरह से निकालना चाह रहे हैं तो आप ऑडिटर साहब को एक राइट है, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग देंगे और कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि नोटिफाई किया जाए मेंबर्स को, लेकिन अनलेस कि कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज रिसीव टू लेट, तो इस ऐसी स्थिति में in any notice of resolution given to the members of the company state the fact of representation having made। तो बस आपने क्या करना होता है कि जो भी आप नोटिस मेंबर को देते हैं उसमें बस ये बता दीजिए कि इस तरह की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई हुई है, चाहे मेंबर्स को आपने वो नहीं भेजी बिकॉज रिसीव टू लेट, या जैसे सेंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी टू हुम नोटिस ऑफ द मीटिंग इज सेंट वेदर बिफोर और आफ्टर द रिसीट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी। लेकिन हाउएवर होता क्या है, इन द प्रेजेंट केस कंपनी बाउंड नहीं है भेजने के लिए, चाहे ऑडिटर क्या करे, रिक्वेस्ट भी करे। तो रीजन क्या है, बिकॉज इट इज रिसीव टू लेट। तो यहां कंपनी की कोई ऐसा डिफॉल्ट नहीं है। तो यहां पे लेकिन ऑडिटर का ये राइट है कि वो टू बी हर्ड ऑरली, और वो कह सकता है उसका रिप्रेजेंटेशन ये रीड आउट किया जाए। इसलिए कंक्लूजन ये है, उसको एक राइट टू बी हर्ड ऑरली होगा और उसका रिप्रेजेंटेशन रीड आउट किया जाएगा एजीएम में, और इसकी फाइलिंग करनी होगी किसके पास, आरओसी के पास। नेक्स्ट प्रश्न, वरिंदा लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग पब्लिक कंपनी होगी। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑरेंज स्ट्रॉबेरी वगैरह फॉर किड्स, कैंडीज वगैरह। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है और मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है 10 मोर टाइप्स ऑफ कैंडीज। कंपनी ने 1 करोड़ रुपया रेज किया है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से, लेकिन डिबेंचर डेट होता है, लेकिन आपने कोई एसेट गिरवी नहीं रखा क्योंकि साफ लिखा है नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। और आप एक लिस्टेड कंपनी हो, मतलब ये लिस्ट भी करवाया है एज पर सेबी रेगुलेशंस। एडवाइस, क्या 1 करोड़ रुपए को हम डिपॉजिट मान के चलेंगे? तो डिबेंचर क्या हम डिपॉजिट मान के चलेंगे? देखिए, हम जब डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 रेड विद रूल नंबर 21C, उसके अंदर याद कीजिएगा एक लिस्ट है जहां हम कहते हैं कि भाई हम इन चीजों को क्या नहीं मानेंगे, हम इनको डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे कि भाई इसको डिपॉजिट नहीं माना। वहां क्लियरली ये चीज लिखा हुआ है कि अगर नॉन कन्वर्टिबल है, चार्ज नहीं है एंड लिस्टेड है तो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, और ये है रूल 21C की क्लॉज नंबर 9A। तो दैट मीन्स जो लिस्ट है ये रूल 21C की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा क्लास में भी कहते करवाता हूं कि इनके ऊपर बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आप यही एक क्वेश्चन नहीं, पूरा रूल 21C की सारी क्लॉजेस अच्छे से करके जाइएगा पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, पब्लिक कंपनी के हैं, ये प्रोस्पेक्टस जारी करना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टस का मतलब है पब्लिक से इक्विटी शेयर से आप पैसा उठाना चाहते हैं। बताइए, कहता है क्या रिपोर्ट्स प्रोस्पेक्टस में लगानी पड़ेगी। हम सेक्शन 26 में कंटेंट्स पढ़ते हैं, हम इसमें साफ कहते हैं कि भाई साहब आपने जो रिपोर्ट्स बनानी है वो बनानी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो किसने स्पेसिफाई करी है, सेबी ने। किससे पूछ के करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन जब तक सेबी स्पेसिफाई नहीं करेगा तो ये रिपोर्ट्स कौन सी होंगी? तो सिंपल सी बात है कि भैया जो सेबी एक्ट में बताई गई हैं, जो सेबी रेगुलेशंस के द्वारा बताई गई हैं, कंपनीज एक्ट में नहीं है लेकिन सेबी रेगुलेशन में जो बताई गई हैं वही रिपोर्ट लगाई जाएंगी। तो बस इतना सही इसका आंसर है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला प्रश्न अच्छा है, देखिए कहता है एक मैटर था, आर्टिकल्स में था, धीमान फाउंडेशन बोर्ड को देखते ही आपकी आंखें जल मतलब एकदम लाइट आनी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन फोरम फेडरेशन हम कहते हैं ये बोर्ड मैंडेटरी होते हैं किसके लिए, सेक्शन 8 कंपनी के लगाने के लिए, राइट। वहां से इन चीजों को कैच करें। कहता आपके आर्टिकल्स में एक मैटर था लेकिन आपने उसे चेंज कर लिया बाय पासिंग कौन, स्पेशल रेजोल्यूशन। नो डाउट हम सेक्शन 14 में पढ़ते हैं कि एसआर से आप आर्टिकल चेंज कर सकते हो, तो आपको होगी क्या दिक्कत है। लेकिन याद कीजिए सेक्शन 8 में हम क्लियरली पढ़ के चलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटेबल पर्पज वाली होती है इसके ऊपर एक रोक होता है, आप मेमोरेंडम आर्टिकल बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के कर ही नहीं सकते हो। तो
बाद में आपने इंटीमेट कर दिया आरओसी को। हाउएवर सच ऑल्ट्रेशन अपोज की है एक ध्वज एंड कंपनी जो कि एक फर्म है और मेंबर है। देखिए कोई भी फर्म किसी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकती, लेकिन यही एक बेनिफिट या प्रिविलेज है सेक्शन 8 कंपनी का, कि सेक्शन 8 कंपनी में एक फर्म भी मेंबर हो सकता है। तो मेंबर ने सही इसे अपोज किया क्योंकि ये गलत है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी चाहिए थी। तो यही पूछा गया क्या ध्वज का ये कहना कंटेंशन सही है गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है किसको? आरओसी को। इसलिए उसका कहना ये बिल्कुल सही है। एंड चाहे वो एक फर्म है वो मेंबर अलाउड है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए कंटेंशन उसका क्या है? वैलिड है। अगला प्रश्न बहुत डायरेक्ट प्रश्न है, प्रमोटर के ऊपर है। देखिए मिस्टर अभी क्या है, एक सीए है एंड एमबीए भी है, तो इज अ प्रोफेशन वर्ड भी लिखा है। ये कंपनी में ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो सारा दिन काम करते हैं बन गए हैं। इनका जॉब प्रोफाइल इंक्लूड्स की एडवाइस करते रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बहुत सारे कंप्लायंसेस के ऊपर। तो आपसे पूछा गया है क्या हम इस वजह से, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइड करते रहते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके इशारों पर नाच रहा, मीन्स दे आर अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन हिज डायरेक्शन एडवाइस इंस्ट्रक्शंस, क्या अभी को प्रमोटर ना मान लिया जाए? ध्यान दीजिए सेक्शन 2 क्लॉज 69 में मैं सिंपली 3 पॉइंट करवाता हूं एनसीए कि प्रमोटर कौन है भाई? जिसका नाम लिखा है किसके अंदर, या तो प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में। नंबर 2 सी से जिसके पास कंपनी के कंट्रोल का क्या है? अफेयर्स है। नंबर 3 हम ये कहते हैं जिसके इशारों पे एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? अकस्टम्ड मींस आदत है टू एक्ट। लेकिन यहां पे आप प्रोविजो पढ़ते हैं जिसका मतलब है एक्सेप्शन, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी बात मान रहा है, स्टिल हम आपको प्रमोटर नहीं मानेंगे अगर जो आदमी एडवाइस कर रहा है वो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहा है। आप सीए हैं, आप एमबीए हैं, तो आप प्रोफेशनल हैं, इसलिए हम आपको यहां प्रमोटर नहीं कहेंगे। एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि हम उम्मीद नहीं करते हैं कि प्रमोटर के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आरटीपी में आपके पास क्वेश्चन कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, ढूंढ के बनाए हैं, निकाले हैं। तो थोड़ा मेंटली प्रिपरेशन करके रखिएगा, पेपर आसान नहीं आने वाला, किसी भी चीज से आ जाएगा। अच्छा आपने लॉ पढ़ा है तो ये आप हैंडल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं इसे कहूंगा, ये फेमस क्वेश्चन है चार्जेस के ऊपर। तो आप एक पब्लिक कंपनी है, आपने चार्ज क्रिएट किया एसएस के ऊपर 2 फेब 2021 को, तो हम कहते हैं 30 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना है। फर्दर एक एक्सटेंशन 30 की मिल सकती है, 60 हो गए तो 60 के बाद फर्दर एक और एक्सटेंशन 60 दिन की मिल सकती है। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब आप पहली एक्सटेंशन करवाते हो तो आपको देनी पड़ती है एडिशनल फीस, लेकिन एक जो 60 दिन की और एक्सटेंशन अगर आप करवाते हो तो वहां जो 60 दिन वाली है उसके ऊपर आपको देनी पड़ती है एड वॉल्यूम फीस। तो एक फीस का भी ध्यान रखिएगा, कोई एमसीक्यू भी अच्छा बन सकता है। तो देखिए यहां होता क्या है, 2 फेब को आपने क्या किया है, चार्ज क्रिएट किया, आज होगी 15 मार्च, राइट। तो कहता कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया 15 मार्च तक, तो 2 फेब से 15 मार्च 30 दिन ऐड कीजिए, टाइम तो बीत गया, लेकिन आप पहली एक्सटेंशन एडिशनल फीस से करवा सकते हैं, तो एक्सटेंशन हो जाएगी। ये आंसर हो गया। सपोज द कंपनी रियलाइजेज इट्स मिस्टेक ऑन 27 मई, अगर आप 27 मई लेके चलेंगे ना तो 2 फेब से 27 मई तक अगर आप काउंट करेंगे, यहां 60 दिन भी लैप्स हो चुके हैं, क्योंकि पहले क्या था 30 दिन में करवाओ, 30 का आपका एक्सटेंशन है, लेकिन अब हमें नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या लेना पड़ेगा, 60 दिन का लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर लगेगी एड वॉल्यूम फीस। यही आंसर है, देखिए आपके सामने। मोटा मोटा जो हाईलाइट करना है या मैंने बताना है वो आपको बता दिया कि एक सेकंड एक्सटेंशन की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक पब्लिक कंपनी है, आप डिविडेंड लगातार दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर, बढ़िया कंपनी है आप, और कहता आप पिछले 5 साल से इस तरह से डिविडेंड दे रहे थे, लेकिन इस वर्ष लॉसेस हो गए, स्टिल कंपनी डिविडेंड देना चाहती, क्या दे सकती है? ऑब्वियसली हम सेक्शन 123 रेड विद रूल नंबर 3 के अंदर पढ़ते हैं कि आप अपने पास्ट देखिए जो रिजर्व्स वगैरह से हैं उनमें से आप अपने डिविडेंड दे सकते हैं अगर लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, जिसके अंदर हम ये कंडीशन पढ़ के आते हैं कि भैया 3 कंडीशन है। रूल्स ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो रेट होगा वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 हम ये कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ कितना कर पाएंगे, 10% कर पाएंगे अपनी पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का। नंबर 3 निकालने के बाद रिजर्व्स में बैलेंस कितना रह जाना चाहिए, कम से कम जो आपका बैलेंस रह जाना चाहिए वो रहना चाहिए 15%, किसका, पेड अप कैपिटल का। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो पैसे आपने निकाले हैं सबसे पहले आपने उसमें से सेट ऑफ क्या करना है, लॉसेस को सेट ऑफ करना है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, उसके बाद ही आप कोई इक्विटी पे डिविडेंड दे पाएंगे। तो ये थे कंपनीज एक्ट के
आरटीपी में आए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका मैंने डिस्कशन किया। होप सो आपको इससे यूटिलिटी मिले और थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम कैसे आएंगे। जो मैंने बताया कि हाँ, बड़ी मेहनत की है क्वेश्चन बनाने में, कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे मैसेज क्लियर है। जो कि नॉर्मली मैं भी क्लास में कहता हूं कि भैया बी प्रिपेयर्ड, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है इंस्टीट्यूट पिछले भी कुछ एग्जाम्स आप लेके चलिए, स्पेशली सीए फाइनल में। वही उम्मीद इंटर में भी आपकी बार नजर आती है। तो यहां पे ये मैं लेक्चर समाप्त कर रहा हूं। हम एक तीसरे लेक्चर से अदर लॉस के ऊपर जो क्वेश्चन आए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस।